हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 57 और लेक्चर नंबर 57 के अंदर हम ये 5 टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। राइट, सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। हमेशा न्यूज के अंदर रहता है वन रीजन और अनदर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 छोटा सा टॉपिक है। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कंटिग्यूअस जोन क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, इनलैंड वाटर क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कराऊंगा। नागोर्नो कराबाख एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, कन्फ्लिक्टेड जोन है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक लाकिन कॉरिडोर है, लाकिन कॉरिडोर भी नागोर्नो कराबाख से रिलेटेड है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके अंदर, जिससे कि हम और अच्छे क्वालिटी की वीडियो आपको दे सके, ठीक है, प्रोवाइड कर सके, तो फर्स्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप यहाँ पर क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर कुछ पैसा हमको दे सकते हैं, जिससे कि हम अच्छे वीडियोस, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करें। ठीक है, इसके अंदर आप 10 रुपए भी डाल सकते हैं, 5 रुपए भी डाल सकते हैं, 100 रुपीज भी, 500 रुपीज भी, अपनी श्रद्धा के अनुसार इसके अंदर डोनेट आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख रहे हैं। आपको भी थोड़ा ये फील होगा कि हाँ भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं। राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैंड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, सीटीबीटी क्या है ये हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये न्यूज के अंदर क्यों है, क्योंकि रशिया ने अभी धमकी दी है कि भैया मैं सीटीबीटी से बाहर निकलने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है क्या? तो सबसे पहले तो ये देखो, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। देखो, न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से यूज हो सकती है। एक तो डिस्ट्रक्शन के अंदर से बॉम्ब बना दिया, वैसा फटाका फोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आप देखेंगे कि पीसफुल पर्पस के लिए अपन ने यूज करा। ठीक है, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करा। तो दो तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीटीबीटी जो है ना, इसके अंदर ये है कि ना तो आप बम फोड़ने के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करो, ना आप पीसफुल के अंदर, सबके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी जीरो। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज ही नहीं करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव बैन कर रहे हैं, ना तो आप पीसफुल पर्पस के लिए करें, ना आप मिलिट्री पर्पस के लिए करें, ना आप सिविलियन के लिए करें, ना मिलिट्री पर्पस के लिए करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इज ए मल्टीलेटरल ट्रीटी टू बैन द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन एंड एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस। कॉम्प्रिहेंसिव है ना, तो बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस इन ऑल एनवायरमेंट। ना पीसफुल पर्पस के यूज करना है, ना हमें क्या करना है, ना हमें इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करना है। ठीक है, ये एक तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का यहाँ पर समझ में आ गया। तो ये ट्रीटी जब हुई ना, तो उससे पहले एनटीपीटी ट्रीटी थी। ठीक है, एनपीटी ट्रीटी थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो उसके अंदर सिर्फ ये था कि भाई मिलिट्री पर्पस के लिए आप क्या करना है, आपको न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज नहीं करना है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी था। यहाँ पे पूरा का पूरा बताया जा रहा है मल्टीलेटरल ट्रीटी के अंदर कि हम क्या करेंगे, हम सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन कर देंगे, मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अब होंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सारी कंट्रीज को बुलाया। इंडिया बड़ा खुश हुआ। इंडिया एनपीटी इसलिए साइन नहीं करा था बिकॉज दैट वाज डिस्क्रिमिनेटरी। मैं बताऊंगा क्यों डिस्क्रिमिनेटरी थी। नेक्स्ट टॉपिक एनपीटी का, नेक्स्ट मतलब वीडियो के अंदर हम एनपीटी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इंडिया बहुत अच्छा से वहां पर गया। ठीक है, और इंडिया वहां पर जो भी कंट्रीज गई ना उस वक्त, उसको एनेक्स टू कंट्री कहा गया। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनेक्स टू कंट्री कौन सी है, जिसने साइन करा है वो नहीं है एनेक्स टू कंट्री। एनेक्स टू कंट्री एनेक्सचर सेकंड के अंदर एक लिस्ट है। ठीक है, इस ट्रीटी के एनेक्सचर सेकंड के अंदर लिस्ट है। वो उस दिन जो भी, जब सीटीबीटी साइन, सीटीबीटी के बारे में डिस्कस करना था, जो भी गया उनको एनेक्स टू कंट्रीज को बोला गया। दिस कंट्रीज आर 44 कंट्रीज, 44 कंट्रीज। ठीक है, और यहां पर ये डिसाइड करा कि सीटीबीटी तभी एनफोर्स होगी तब ये, जब ये 44 कंट्रीज अपनी पार्लियामेंट में जाके उसको रेटिफाई कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे। ठीक है, इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, एनेक्स सेकंड कंट्रीज के अंदर इंडिया एक कंट्री। आई होप एनेक्स सेकंड स्टेट समझ में आ गया तुमको क्या है। सिग्नेटरी, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि वो सिग्नेटरी हो, नो, ऐसा नहीं है जरूरी कि वो रेटिफाई करे। ठीक है, अपनी पार्लियामेंट के अंदर, नो। यहाँ पर वो कंट्रीज हैं जो सीटीबीटी के लिए डिस्कस करने आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 14 of the treaty, it will enter into force after all the 44 states listed in the annex second to treaty have ratified। जब तक वो रेटिफाई नहीं करेगी तब तक ये ट्रीटी क्या होगा, ट्रीटी को फोर्स के अंदर नहीं लाएंगे। राइट, तो एनेक्स सेकंड स्टेट के अंदर, सेकंड लिस्ट के अंदर ये 44 स्टेट्स है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 44 स्टेट है एंड इंडिया इज वन ऑफ दैम। राइट,
कौन है? दोस formally participated in 1996 conference on disarmament versus nuclear weapon on the research reactor at that time। ठीक है, उन सब 44 कंट्रीज के अंदर ये है, इस ट्रीटी के अंदर ये लिख रखा है कि भैया देखो जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, अभी उतने ही रहेंगे, उसके बाद कोई एक्सप्लोजन नहीं करेगा। तब भारत ने तो ये सोचा था कि भाई जो भी अपने पुराने वेपन्स हैं सबको डिस्ट्रॉय कर दो, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब तो ये होना चाहिए सबको डिस्ट्रॉय कर दो। बट अभी यहाँ पर ये लिखा गया कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ना वो तो रखेंगे, और बाकी कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर द पीसफुल पर्पस एज वेल एज फॉर द मिलिट्री पर्पस नहीं होगा। तो भारत ने कहा यार ये क्या बात है, हमको तो तुमने बुला लिया, हम तो इसलिए आए थे कि आप ऐसा बोल रहे होंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे। तो भारत तो पहले से बहुत बड़ा प्रणेता रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, खासतौर पे मिलिट्री पर्पस के लिए। बट यहाँ पर ये बोला गया कि मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए है, तो भी भारत बड़ा खुश होकर यहाँ पर गया। पर यहाँ पर ये बोल गया कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है आज तक वो तो रखेगा, बाकी सब क्या करेंगे, बाकी सब कोई भी नया एक्सप्लोजन यहाँ पर नहीं होगा। तो भारत इसको बड़ा क्रिटिसाइज करा भारत ने कहा कि कोई भी जो न्यूक्लियर पावर्स है उन्होंने तो कोई कमिटमेंट दिया नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, और हम कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आगे से नहीं करेंगे। यार इसको न्यूक्लियर पावर्स ने तो नहीं करा है, बट जो नॉन न्यूक्लियर पावर्स है उसके लिए ही ये ट्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, राइट। तो एनेक्स सेकंड स्टेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी 44 स्टेट्स हैं, ठीक है, 44 स्टेट्स में बहुत सारी स्टेट्स ने तो क्या कर दिया, साइन कर दिया। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन ने साइन कर दिया, चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने भी साइन करा है। पर इन्होंने कभी भी रेटिफाई नहीं करी ये ट्रीटी, साइन द ट्रीटी, ठीक है, इन्होंने साइन कर चुके हैं ये ट्रीटी को, ठीक है, बट इन्होंने रेटिफाई यहाँ पर करी नहीं है। जबकि हम देखेंगे इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान ने तो साइन भी नहीं करी है। अब साइन क्या होता है और रेटिफिकेशन क्या होता है ये आप समझ लें। साइन का मतलब मैं गया वहां पर, ट्रीटी हो रही थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने कह दिया हाँ भाई मैं साइन करता हूँ, इस ट्रीटी को मैं मानता हूँ, है ना। अब वहां तो मैं मान लिया, पर हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमको रेटिफाई कराना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर पास कराना पड़ेगा कि हम वहां पर गए थे, ट्रीटी को हमने साइन कर दिया। अब हम हमारी पार्लियामेंट से इजाजत ले रहे हैं कि हम इसके ऊपर कोई लॉ बना दे, ठीक है। तो रेटिफिकेशन मतलब कि पार्लियामेंट में आपने अप्रूवल ले ली। तो इंडिया ने ना साइन करा है ना रेटिफाई करा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। जबकि इन कंट्रीज ने साइन करे हुए हैं, ठीक है, बट रेटिफाई नहीं करा है अभी ट्रीटी को, राइट, इन कंट्रीज ने, राइट। और बाकी की जो कंट्री बची 44 के अंदर से, ये कंट्रीज और इन कंट्रीज को हटाकर जो कंट्रीज बची वो क्या है, उन्होंने साइन भी कर दिए और रेटिफाई भी कर दिए। तो 44 स्टेट्स जो थे दैट इज इन द एनेक्स सेकंड स्टेट। और उसके अंदर सीटीबीटी के अंदर ये एक क्या है, एक प्रोविजन है कि जब तक ये 44 स्टेट्स हाँ नहीं भर देंगे तब तक हम क्या करेंगे, इस ट्रीटी को ऑपरेशनल नहीं करेंगे, ठीक है। तो भारत के द्वारा क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पर देखो, its aim was again to keep other countries from going nuclear while refusing any commitment on the part of the nuclear power towards the nuclear disarmament। कि भाई इस ट्रीटी का ये मकसद है कि हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करें, पर न्यूक्लियर पावर्स के लिए कोई भी रूल्स यहाँ पर बताया नहीं है। न्यूक्लियर पावर कब डिसआर्मामेंट करेंगे, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन पहले से वो डिसआर्मामेंट कब करेंगे, इसके बारे में नहीं बताया। तो भारत ने ये बोला कि देखो सीटीबीटी के अंदर ये भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी हो गई, जो न्यूक्लियर पावर है उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उनके पास तो क्या है, उनके पास तो न्यूक्लियर एनर्जी है, और जो नॉन न्यूक्लियर पावर है वो अपने एक्सप्लोजन नहीं कर सकती किसी भी पर्पस के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए भी नहीं कर सकती, मिलिट्री पर्पस के लिए भी नहीं कर सकती। तो ये क्या इनका डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भारत करता है। इसलिए भारत ने ना इसको साइन करा है ना इसको रेटिफाई करा। जब साइन ही नहीं करा तो रेटिफाई कैसे करे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एक छोटा सा ये है टॉपिक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप जाएंगे, ठीक है, बाहर की कंट्री के अंदर, तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। पासपोर्ट लेना पड़ेगा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कितना ईज ऑफ डूइंग है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है। तो ये देखिए, इट इज रिलीज्ड बाय द हेनले एंड द पार्टनर्स, ए ग्लोबल लीडर्स इन रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप प्लानिंग। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और हेनले एंड पार्टनर्स इसको रिलीज करते हैं, ये तो आपको इसके अंदर याद हो जाएगा। तो ये डिफरेंट पासपोर्ट्स को रैंक देता है, जैसे भारत का पासपोर्ट लेने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर कैन विजिट विदाउट ए प्रायर वीजा। बिना वीजा के आप कितनी जगह पर घूम सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आप ज्यादा जगहों पे घूम सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको अच्छी रैंक दे देगा। कम जगह पे घूम सकते हैं तो कम रैंक देगा, ठीक है। इट कवर्स 227 डेस्टिनेशन एंड 199 पासपोर्ट, ठीक है। रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है। की फाइंडिंग क्या है, इंडिया की इसके अंदर से रैंक कितनी आई है, 80th रैंक आई है, ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स, ठीक है।
इट्स पासपोर्ट हैज वीजा फ्री एक्सेस टू द 62 नेशंस। ये याद कर लेना 62 नेशन का है, इसमें बस रटने का है कि वीजा फ्री एक्सेस हमको कहाँ मिल रहा है, 62 नेशन के अंदर। जैसे नेपाल में जाते हैं तो वीजा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे कितने नेशंस हैं, 62 नेशंस के अंदर हम वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, राइट। 80th रैंक है। सबसे पहली रैंक जो है वो भी याद कर ले, फ्रांस की है, ठीक है। फ्रांस के अंदर आराम से जाओ, बहुत सारी स्टेट्स को उसने कह रखा है कि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रांस के जो सिटीजन्स हैं वो भी बिना वीजा के फ्रांस के अंदर जा किस दूसरी स्टेट्स के अंदर जा सकते हैं। तो बिना वीजा लगाए दूसरी स्टेट्स में जाना, कितनी ज्यादा स्टेट्स में आप जाते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको एक रैंक की मिलती है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पार्टनर्स ने इसको रिलीज करा है और भारत की रैंक इसके अंदर क्या है, भारत की रैंक 80th रैंक इसके अंदर है, राइट। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज अनक्लॉज। अनक्लॉज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है, दिस इज अनक्लॉज। अनक्लॉज जो थी वो यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, ठीक है, दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। अब ये 1982 के अंदर ये इसको क्या करा, अडॉप्ट कर लिया गया था 1982 के अंदर। अब देखो क्या होता है कि भाई जैसे मान लो भारत देश है, ठीक है, भारत देश है तो भारत का टेरिटोरियल एरिया तो है हमारा, ठीक है, हमारी सोवरेनिटी इसके ऊपर हमारे रूल्स होंगे। अच्छा पानी का क्या करें, ये जो पानी है ये किसका है, ठीक है, कितना पानी हमारा है और कितना पानी यहाँ से हम चले तो कितने पानी तक हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सोवरेनिटी रख सकते हैं, और कितने पानी तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे रूल्स क्या है पानी के अंदर कि इस पानी तक हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे वाले पानी तक क्या कर सकते हैं। ऐसे कुछ रूल्स जो है ना इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर ये अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि कहाँ तक हमारा पानी कैसे हम यूज कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम इसके अंदर समझते हैं। ये डायग्राम देखें एक बार आप, ठीक है। इसके अंदर देखो सबसे पहले यहां पर मान लो भारत, भारत का ये वाला एरिया है, ठीक है। अब इसके अंदर तीनों साइड से आप देखेंगे तो ये क्या है, सी से घिरा हुआ एरिया है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे यहाँ पर पानी, यहाँ पर लैंड खत्म हुई, आपने कदम रखा और आप बिल्कुल नीचे चले गए समुद्र की गहराई में, ऐसा तो नहीं है। लैंड आती है ना, लैंड आने के बाद फिर आप देखेंगे फिर धीरे 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 गहराई बढ़ती रहती है, ठीक है। तो एक बेस लाइन यहाँ पे डिसाइड करता है नेशन। जैसे ये भारत है तो भारत अपनी एक बेस लाइन डिसाइड करेगा कि भाई देखो यहाँ तक एक तरह से हमारा जो वाटर है दैट इज नोन एज इनलैंड वाटर। ये बेस लाइन इज डिसाइडेड बाय द नेशन, नेशन डिसाइड करता है। और यहाँ तक है कि यहाँ पर अभी क्या है, नीचे देखो यहाँ पर जमीन ही है, ठीक है। तो इतना ये जो वाटर है दैट इज नोन एज, जमीन के ऊपर जो पानी है यहाँ पर दैट इज नोन एज इंटरनल वाटर, इसको हम इंटरनल वाटर कहते हैं। दिस इज द बेसलाइन कॉन्सेप्ट। एक बार बेसलाइन आ गई तो बेसलाइन का मतलब क्या है कि इसके बेसिस पे अब हम मेजरमेंट आगे के करेंगे। तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले वाटर है इंटरनल वाटर, इस पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं इंटरनल वाटर के ऊपर। इंटरनल वाटर के आगे हम देखेंगे ये 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या है, एक नॉटिकल माइल के अंदर 1.852 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल मतलब 12 इंटू इतना। तो यहां से लेकर बेस लाइन से लेकर, बेस लाइन हमने डिसाइड कर ली एक बार, बेस लाइन से लेकर अगर 12 नॉटिकल माइल तक हम चलेंगे तो दैट इज नोन एज, दैट एरिया इज नोन एज टेरिटोरियल सी, ठीक है। तो टेरिटोरियल सी के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां से आगे अगर हम 12 नॉटिकल माइल तक चले तो उसको बोलते हैं कंटिगियस जोन। तो आप यहाँ पर देखिए 12 नॉटिकल माइल तक आगे चले मतलब बेस लाइन से कितना चल लिए, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक हम चल लिए, है ना। ये रही बेस लाइन, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल पर कंटिगियस जोन खत्म हो जाता है और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल पर कंटिगियस जोन स्टार्ट होता है। और यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 24 है, टोटल एरिया कंटिगियस जोन के अंदर 12 नॉटिकल माइल होता है। इज दिस क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि टेरिटोरियल सी के बाद का एरिया जो होता है ना उसके अंदर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होता है। देखो दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर हम देखेंगे बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है, मतलब बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल होता है, ठीक है। तो हम देखें टेरिटोरियल सी से कितना होता है, टेरिटोरियल सी से 200 माइनस 12 नॉटिकल माइल, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ना दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक का एरिया बेस लाइन से अगर हम देखेंगे तो इसका 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सर ये कंटीगियस जोन तो इसके अंदर आ रहा है, यस कंटीगियस जोन इज ए पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो हम देखिए सबसे पहले इंटरनल वाटर्स,
ठीक है, फिर टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक, फिर 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी खत्म हुआ तो एक तरह से यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट हो गया। ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, मतलब ये वाला जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है वो 200 माइनस 12। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो 188 नॉटिकल माइल ये हो गया एक तरह से। ये सबको क्लियर है? ठीक है, अगर इसका टोटल एरिया देखें, अच्छा इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक एक इसका ही पार्ट है दैट इज नोन एज कंटिगियस जोन। अब इन सब के लिए अलग अलग है। अच्छा इसके बाद हाई सीज है, मतलब इंटरनेशनल वाटर है, यहां पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, राइट। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। तो एक क्लासिफिकेशन हमको पता चल गया। अब हम देखें कि ये जो है इंटरनल वाटर्स, उसके अंदर हमको हमारे पास क्या क्या रूल है। ठीक है, तो इंटरनल वाटर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरह से आप देखेंगे इंटरनल वाटर एक तरह से हमारा टेरिटरी है, हमारी पूरी सोवरेंटी ऐसी है जैसे कि हमारी लैंड के ऊपर सोवरेंटी होती है, वैसा इंटरनल वाटर के ऊपर हमारी सोवरेंटी है। राइट टू इनोसेंट पैसेज, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। राइट टू इनोसेंट पैसेज का मतलब क्या है कि कोई जहाज आ रहा है, ठीक है, कोई जहाज आ रहा है यहाँ से चलता चलता, है ना, यहाँ से चलता चलता जहाज आ रहा है ये मान लो, और ये इसके अंदर घुस जाए, ठीक है, इंटरनल वाटर के अंदर अगर घुस जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। इसके ऊपर कोई भी वीपन नहीं लगा हुआ जबकि, ठीक है, राइट टू इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी वीपन नहीं लगा हुआ, कोई भी मिलिट्री और इसके पर्पज से नहीं आ रहा, सिर्फ ऐसे रिसर्च डेवलपमेंट करता आ रहा है, या फिर रास्ता भटक गया तो अंदर चला गया, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। इंटरनल वाटर के अंदर राइट टू इनोसेंट पैसेज नहीं हो सकता। राइट टू इनोसेंट पैसेज मैंने डिटेल के अंदर इसके अंदर लिख दिया है, राइट टू इनोसेंट पैसेज क्या होता है, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इंटरनल वाटर्स आर द वाटर्स ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेसलाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी इज मेजर। ठीक है, टेरिटोरियल सी का ब्रेथ मेजर होता है, दैट इज नोन एज इंटरनल वाटर। ईच कोस्टल स्टेट हैज फुल सोवरेंटी ओवर इट्स इंटरनल वाटर, इट्स लाइक इट्स लैंड टेरिटरी। देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज ऑन द इंटरनल वाटर। तो इंटरनल वाटर के अंदर समझ गए, वैसे ही जैसा हमारा भूमि है, ठीक है, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम चलते हैं, वैसे ही इंटरनल वाटर के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे। ठीक है, तो पहला तो हमें यहाँ पर इंटरनल वाटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। दूसरा आता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी क्या होता है ये आप इसके अंदर समझे कि बेसलाइन से हम 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, दैट इज नोन एज टेरिटोरियल सी। और टेरिटोरियल सी के अंदर हमारे पास कुछ जुरिस्डिक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हमको इसके अंदर देखना है। तो देखो टेरिटोरियल सी एक्सटेंड सीवर्ड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। दिस द कोस्ट स्टेट्स हैव जो सोवरेनिटी जुरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल सी, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें दिस राइट्स एक्सटेंड नॉट ओनली ऑन द सरफेस बट ऊपर भी, ऊपर वाला एरिया जो होता है, सी बेड वाला एरिया जो होता है, एयर स्पेस जो होता है, उसके अंदर यहाँ पर पूरे इसके अंदर हमारे पास अधिकार होते हैं, सोवरेनिटी होती है टेरिटोरियल सी के अंदर भी। इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे राइट टू इनोसेंट पैसेज यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। कंटिगियस जोन की बात करें, ये जो है 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखेंगे तो चार चीजों के ऊपर हमारे पास लॉ बनाने की इजाजत होती है, सिर्फ टैक्सेशन, कस्टम्स, ठीक है, इसको याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, पॉल्यूशन एंड इमिग्रेशन, पॉल्यूशन एंड इमिग्रेशन। इन चार चीजों के ऊपर हमारा कंटिगियस जोन के अंदर क्या होता है, अधिकार होता है। हम यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भारत का ये एरिया है, भारत के इस एरिया के बाद मान लो कुछ इंटरनल वाटर हो गया, इंटरनल वाटर के बाद फिर हम देखेंगे टेरिटोरियल सी हो गया, टेरिटोरियल सी के बाद हम देखेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंटिगियस जोन। ये कंटिगियस जोन है 12 नॉटिकल माइल का। तो इसके अंदर हम चार के अंदर टी सी पी आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन चीजों के अंदर टैक्सेशन, कस्टम्स, अगर हम देखेंगे पॉल्यूशन एंड इमिग्रेशन, इनके ऊपर लॉज हम बना सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको इसके अंदर क्लियर है। इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यस इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन दिस जोन स्टेट्स हैव लिमिटेड कंट्रोल इन द ऑर्डर टू कर्ब द पेनलाइज इन्फ्रिंजमेंट ऑन इट्स कस्टम, इमिग्रेशन, सैनिटरी और फिजिकल लॉज विद इन इट्स टेरिटोरियल सी। ओनली इट 4 एरियाज के अंदर इसके अंदर होता है, देखो लॉ बना सकते हैं हम, टैक्सेशन, कस्टम्स, पॉल्यूशन एंड इमिग्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया है दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद स्टेट के पास ये सारे राइट है। क्या है, पहला तो सोवरेन राइट है कि उसके अंदर एक्सप्लोर हम कर सकते हैं, ठीक है, हम नेचुरल रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सभी लिविंग और नॉन लिविंग
सी बेड के ऊपर और सबसॉइल के ऊपर जो बना हुआ है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वाटर, करंट्स एंड विंड्स, ये हमारे पास होता है, ठीक है। अनलाइक टेरिटोरियल एंड कंटिन्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ओनली अलाउज फॉर द अबव मेंशन्ड रिसोर्स राइट, ये ही राइट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट गिव ए कोस्टल स्टेट राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेगेटिव, इसके अंदर सब आ सकते हैं आराम से अपने हिसाब से यहाँ पर घुस सकते हैं, ठीक है, रिसर्च करने के पर्पज से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है, राइट। और यहाँ पर एयर स्पेस या फिर स्पेस राइट्स भी नहीं होते कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर कोई हमारा यहाँ पर क्या करेगा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं लेकर आएगा, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर बस ये है कि हम अंदर तक जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज हमारे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी सी बेड के ऊपर रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारे रिसोर्सेज हमारे हैं। हाई सी का मतलब क्या है? हाई सी का मतलब एक तरह से, हाई सी का मतलब इंटरनेशनल वाटर है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है साहब, ये हाई सी के एरिया के अंदर आ जाता है, ये हमारा कोई अधिकार इसके अंदर नहीं है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अनक्लॉज पूरा का पूरा आपका कवर हो चुका है, ठीक है, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, राइट। नेक्स्ट इज नागरानो कारबा एरिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। और ये एरिया अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये ग्रीन वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज अजरबैजान, ठीक है, और ये है अर्मेनिया, ठीक है, ये येलो कलर का एरिया अर्मेनिया है। एक ये नीले कलर का एरिया है ना, दिस इज कन्फ्लिक्टेड जोन, वर्ल्ड के अंदर कन्फ्लिक्टेड जोन है, इसको बोलते हैं हम नागरानो कारबा, ठीक है। अब इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस कहानी को हम इसके अंदर समझेंगे, ठीक है। तो देखो नागरानो कारबा समझ में आ गया कौन सा एरिया है, किसके अंदर है ये, अगर आप देखेंगे अजरबैजान के अंदर है या फिर अर्मेनिया के अंदर, ये है अजरबैजान के अंदर। और बट अर्मेनिया कहता है नहीं नहीं साहब ये तो हमारा पार्ट है, ये हमको दे दो। अब ये देखो ये एरिया है तो अजरबैजान के अंदर अभी, बट ये कहता है अर्मेनिया कि ये हमको चाहिए, ये हमको मांगता है, राइट। और इसके ऊपर बहुत सारे खून खराबे हो चुके हैं, बहुत पुराना कंफ्लिक्ट है, अभी वापस से ये क्या है, न्यूज के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो पहले हम इस एरिया के बारे में समझ लेते हैं। नागोर्नो काराबाख कौन सा एरिया है, ठीक है, इट इज ए माउंटेनियस रीजन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, ठीक है, जिसके अंदर 1.2 लाख की पॉपुलेशन है ज्यादा। और इसके अंदर जो है ना, वैसे तो अजरबैजान के अंदर आ रहा है ये एरिया, बट इस एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा किसकी है, अर्मेनिया की है। 90% से भी ज्यादा लोग अर्मेनियंस यहाँ पर रहते हैं। और ये लोग भी चाहते हैं, एथनिसिटी हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये चाहते हैं कि हम अर्मेनिया के अंदर ज्वाइन करें। तो यहाँ के लोग भी अर्मेनियंस हैं, वो चाहते हैं कि हम अर्मेनिया के अंदर ज्वाइन करें। अर्मेनियंस कौन होते हैं? अर्मेनियंस होते हैं क्रिश्चियंस, अर्मेनियंस होते हैं क्रिश्चियंस, ठीक है। और अजरबैजान के अंदर कौन से लोग हैं? ये है इस्लामिक मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स, राइट। अजरबैजान के अंदर जो एरिया भाईजान है ना, ये भाईजान, भाईजान कौन होते हैं? मुस्लिम्स, इस तरह मुस्लिम्स आपस में भाईजान बोलते हैं, राइट। और अर्मेनिया अगर हम देखेंगे तो अर्मेनिया के अंदर क्रिश्चियंस है। तो एक तरह से इथनिक कन्फ्लिक्ट भी है। ये वाला जो एरिया है इसके अंदर मैक्सिमम जो है अर्मेनियंस है, मैक्सिमम क्रिश्चियंस हैं। ये चाहते हैं कि इस एरिया को किसको मिल जाए, अर्मेनिया को मिल जाए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है ये, ठीक है। चलिए आगे हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये अजरबैजान का एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज नागरानो कारबा, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज नागरानो कारबा, राइट। चलो अब इसकी कहानी क्या है ये हम देखते हैं, और फिर लाकिन कॉरिडोर के बारे में हम समझेंगे व्हाट इज लाकिन कॉरिडोर, ठीक है। अब लाकिन कॉरिडोर के बारे में एक न्यूज, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉरिडोर है ना, ये देखो, ये नागरानो कारबा को अर्मेनिया, ठीक है, अर्मेनिया से लिंक कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर हम अच्छे से दिखाएं तो ये कॉरिडोर जो है एक तरह से नागरानो कारबा, ये कॉरिडोर मान लो, ठीक है आप, ये वाला कॉरिडोर, ये कॉरिडोर, ये कॉरिडोर जो है ना, ये कॉरिडोर जो है वो क्या कर रहा है, अर्मेनिया को से लिंक कर रहा है नागरानो कारबा को। ये नागरानो कारबा है, ठीक है, और ये वाला अर्मेनिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये पूरा एरिया अर्मेनिया है, ठीक है, देख ये वाला पूरा, सॉरी, है ना। तो इस एरिया को नागरानो कारबा से लिंक करता हुआ जो कॉरिडोर है उसका नाम है लाचिन। लाचिन नहीं है ये, लाकिन है, लाकिन बोलेंगे इसको, लाकिन कॉरिडोर, ठीक है, स्पेल ऐसे होता है, बोलते हैं लाकिन कॉरिडोर है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये 5 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो कि क्या है, नागरानो कारबा को अर्मेनिया से ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इस तरह का कॉरिडोर यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है, ये रहा। चलो भाई बहुत अच्छा। लाकिन कॉरिडोर माउंटेनियस रीजन है, रोड है दैट लिंक्स अर्मेनिया एंड नागरानो कारबा, एकमात्र रोड है जिसको नागरानो कारबा जो कन्फ्लिक्टेड जोन है उसको लिंक करता है एक इससे, अर्मेनिया से, राइट। नागरानो कारबा कहाँ है जल्दी से बताओ? अजरबैजान के अंदर, ठीक है, अजरबैजान के अंदर है, बट इसके ऊपर कन्फ्लिक्टेड जोन है। तो कौन
कह रहा है कि ये हमारा होना चाहिए, अर्मेनिया कह रहा है। क्यों कह रहा है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अर्मेनियंस रह रहे हैं, ठीक है, और भी हिस्टोरिकल रीजन है, मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, राइट। अर्मेनियंस रह रहे हैं और इसको लाकिन कॉरिडोर ज्वाइन कर ही रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबसे किसके बीच में कन्फ्लिक्ट है? अर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर कन्फ्लिक्ट है। अब देखो 1921 के अंदर क्या होता है, एक एक कहानी आप इसके अंदर समझो। 1921 के अंदर क्या होता है? नागोर्नो कारबाख जो होता है वो एरिया होता है अजरबैजान का। 1917 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन होता है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर बनता है ना, सोवियत रिपब्लिक, ठीक है, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक यहाँ पर बनता है। उसके अंदर 15 नेशंस होते हैं, 15 नेशंस। 15 नेशन में से एक नेशन अजरबैजान भी होता है, एक नेशन अर्मेनिया भी होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो नागोर्नो कारबाख था, ठीक है, 1921 के अंदर ये क्या होता है? अर्मेनिया का अजरबैजान का पार्ट होता है, अजरबैजान का, जिसका भी पार्ट है ना, अजरबैजान का पार्ट होता है, इसका पार्ट है अजरबैजान का, ठीक है। नागोर्नो कारबाख वाज द पार्ट ऑफ अजरबैजान, अजरबैजान एसएसआर, ठीक है। यूनाइटेड यूएसएसआर है, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, उसका पार्ट है अजरबैजान एसएसआर, इसका पार्ट नागोर्नो कारबाख होता है, ठीक है। इसको मिलता है नागोर्नो कारबाख, राइट। अर्मेनिया को नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्यों क्यों कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड करता है सोवियत, रशिया डिसाइड करता है ये, ठीक है। उस वक्त रशिया जो है, रशिया एसएसआर सबसे बड़ा सोवियत रिपब्लिक था, वो डिसाइड करता है कि भाई नागोर्नो कारबाख जो होगा वो अजरबैजान एसएसआर के अंदर होगा, ठीक है साहब। वो एक्सेप्ट कर लेता है अर्मेनिया, अर्मेनिया की हिम्मत नहीं होती कुछ भी बोलूंगा। इन 1923 यूएसएसआर एस्टेब्लिश नागोर्नो कारबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट, ठीक है। अब क्या होता है? यहाँ पे सब ह्यू एंड क्राई होता है, नहीं नहीं हमको तो अर्मेनिया के साथ जाना, अर्मेनिया के साथ जाना। तो ये बोलते हैं कि भाई तुमको है ना, ये वाला एरिया जो है तुमको पूरा का पूरा एक ओब्लास्ट हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये हम तुमको एक ओब्लास्ट क्रिएट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी, ठीक है। हो गए तुम अजरबैजान के पार्ट, पर यहाँ पर आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, एक तरह से आप ऑटोनोमस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। होम टू 95% एथनिक अर्मेनियन पॉपुलेशन विद इन द अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। होंगे तुम एएसएसआर के पार्ट, अजरबैजान सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक के पार्ट, बट हम तुमको यहाँ पर ऑटोनॉमी देगा। क्या मिलेगा? ऑटोनॉमी इसके अंदर मिलके इसको, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि ये किसके एक्ट में हो रहा था? रशिया के एक्ट में हो रहा है ये सब, ठीक है। रशिया बोल रहा है और रशिया का ऑर्डर मान रहा है, और ये सब चुपचाप मान रहे हैं बिकॉज रशिया बड़ा है, ठीक है, और ये पार्ट है सोवियत यूनियन के, राइट। अब क्या होता है कि रशिया धीरे धीरे वीक होता रहता है। 1988 के आते आते रशिया बहुत वीक हो जाता है। ऐसा होता है कि अब बस डिसइंटीग्रेशन होना है, सारे के सारे एसएसआर जो है ना, वो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो 1988 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ के लोग जो होते हैं ना, यहाँ के लोग जो कि ऑटोनोमस थे, ठीक है, ऑटोनोमस ओब्लास्ट बना होता है, ये लोग जो है ना एक लेजिस्लेशन पास कर देते हैं, लेजिस्लेशन। उस लॉ में ये लिखा होता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम अर्मेनिया को ज्वाइन कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब 1988 के अंदर एक लेजिस्लेशन यहाँ पर पास हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं? अर्मेनिया को ज्वाइन कर रहे हैं। अब अजरबैजान के कान खड़े हो जाते हैं, भाई साहब अर्मेनिया को कैसे ज्वाइन कर लोगे तुम? इतने में 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है। मतलब अब रशिया का इनके ऊपर कंट्रोल जो था वो छूट गया था। अब रशिया को मतलब नहीं था इन दोनों से लड़ो मरो कटो कुछ भी करो। तो ये सोचते हैं कि यार ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम डिसाइड करते हैं किसके पास रहना है, कौन? अजरबैजान और अर्मेनिया, क्योंकि अब रशिया तो है नहीं हमारे बीच। अभी तक तो सब फोर्सफुल हो रहा था, अब हम डिसाइड करते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों कहते हैं कि डिसाइड कैसे करें, चलो लड़ाई करते हैं। और लड़ाई होती है 1993 के अंदर, एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है इन दोनों के बीच के अंदर, ठीक है। तो देखो उसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर देखो, पहले ये पढ़ लो। एज द सोवियत यूनियन कोलैप्स द फर्स्ट राउंड ऑफ टेंशन ओवर द नागोर्नो कारबाख बिगेन इन 1988 विद इट्स रीजनल लेजिस्लेचर पासिंग ए रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग इट्स इंटेंशन टू जॉइन द आर्मेनिया। बड़ा पावर जो इनको कंट्रोल करके बैठा था वो थोड़ा वीक हुआ, तो ये दोनों आपस के अंदर वहां के लेजिस्लेशन ने, नागोर्नो कारबाख ने कह दिया कि हम आर्मेनिया को ज्वाइन कर रहे हैं, और इनके बीच में टेंशन बढ़ जाती है। 1991 को जब वो कोलैप्स हो जाता है तो अजरबैजान और अर्मेनिया जो है उनको अपना अपना इंडिपेंडेंस होता है। इंडिपेंडेंस मिलते ही बोलता है कि भैया देख, अब बड़ा दादा तो अपना चला गया, ऊपर से जो अपन को कंट्रोल करके बैठा था, अब अपन अपने आप में दादा है। अब अपन लड़ते हैं और लड़के नागोर्नो कारबाख वाले एरिया को हम देख लेंगे किसका ये रहेगा, ठीक है। बाय 1993 अर्मेनिया ना, उसने क्या करा? नागोर्नो कारबाख को पूरा का पूरा ले लिया, और अजरबैजान वाला जो एरिया था उसको भी ले लिया, ठीक है। अब रशिया बोला देखो भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, पर अभी भी शेर बूढ़ा हुआ है पर शेर खत्म नहीं हुआ। तो ये आकर बोलता है देखो ऐसे लड़ाई नहीं चलेगी यहाँ पर। एक बाइशेक प्रोटोकॉल यहाँ पर क्या करते हैं,
बिश्केक प्रोटोकॉल जो होता है वो यहाँ पर साइन होता है, बिश्केक प्रोटोकॉल यहाँ पर साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिश्केक प्रोटोकॉल जो होता है यहाँ पर साइन होता है, रशिया साइन करता है 1994 के अंदर, और ऐसा कहता है कि नागरानो कारबा जो एरिया है ना उसको हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट यहाँ पर होगी, एक तरह से यहाँ पर डिफेक्टो इंडिपेंडेंट इसको मानेंगे, है ना। और यहाँ पे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट होगी जो स्टेपनाकार्ट जो है वहां पर, स्टेपनाकार्ट ये वाला एरिया है, इससे गवर्न। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर ये एरिया किसके पास आ गया था? ये एरिया आ गया था अर्मेनिया के पास, पर रशिया आके बीच में एक प्रोटोकॉल साइन करवा देता है इनसे और कहता है कि भाई देखो ये एरिया इंडिपेंडेंट रहेगा, ना तेरा ना मेरा, ठीक है, ना तेरा ना अर्मेनिया का ना अजरबैजान का। अब क्या होता है, ठीक है भाई ये इंडिपेंडेंट रहता है, पर यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल अर्मेनिया का ही रहता है, बहुत सारी मिलिट्री और ये सब चीजें यहाँ पर अर्मेनिया के साथ होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग भी अर्मेनिया के साथ हैं। अब ये बात है ना इसको पसंद नहीं है, वो किसको? अजरबैजान को। और ये खुजली अजरबैजान की कब होती है? ये होती है 2020 के अंदर, सितंबर 2020 के अंदर। ये कहता है कि भैया वापस से लड़ाई होगी, लड़ाई होगी वापस से। दिस टाइम अजरबैजान मैनेज टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी अराउंड द नागोर्नो कराबाख। इस बार अजरबैजान जीत जाता है, जो टेरिटरी अर्मेनिया को दी थी वो अर्मेनिया ने छीनी थी वो वापस से ले लेता है। रशिया अगेन ब्रोकेड अ डील एंड प्रोवाइड पीस कीपिंग फोर्स अलोंग विद द लाकिन कॉरिडोर। ठीक है, लाकिन कॉरिडोर के ऊपर रशिया कहता है वापस आ जाता है, रशिया कहता है यार मत लड़ो, है ना, लाकिन कॉरिडोर के ऊपर मैं अपने पीस कीपर्स यहाँ पर छोड़ दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो कि रशिया वापस आ रहा है, रशिया कह रहा है कि इसके ऊपर मत लड़ो। ठीक है, अजरबैजान ने कहा कि भाई ये एरिया तो हमारा हो गया, तो रशिया ने बोला ठीक है अभी ये एरिया तुम रख लो, बट यहाँ से ये कॉन्टैक्ट जो है ना ये कॉन्टैक्ट बने रहने देना। दिस कॉन्टैक्ट इज ओनली कॉन्टैक्ट बिटवीन द नागरानो कार्बा एरिया एंड अर्मेनियन पीपल्स। ये कॉन्टैक्ट लाकिन कॉरिडोर होगा, रशिया अपने पीस कीपर्स यहाँ पर भेज देता है और रशिया कहता है जिसके पास जो एरिया है ना वो रख लो तुम। ठीक है, मतलब अजरबैजान को यहाँ पे लीड मिल जाती है, अजरबैजान को बोलता है ठीक है तू जीत गया ना तू रख ले, पर अब लड़ेगा नहीं, ना अजरबैजान लड़ेगा ना अर्मेनिया लड़ेगा। और ये लाकिन कॉरिडोर हमेशा ओपन रहेगा, कि ऐसे बन गया कि लाकिन कॉरिडोर को बंद कर दे, क्योंकि फिर इसके कारण क्या होगा, नागरानो कारबा जो होगा वो एरिया अर्मेनिया से पूरा ही कट हो जाएगा, और यहाँ पे अर्मेनियंस रहते हैं, यहाँ पे भी अर्मेनियंस रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया कट ना हो इसके लिए लाकिन कॉरिडोर खुला रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो अजरबैजान के ऊपर क्या है, अजरबैजान को यहाँ पर कंसेशन मिल गया, उसको पूरा का पूरा एरिया मिल गया, और रशिया ने वहां पर पीस कीपर्स वहां पर खड़े कर दिए लाकिन कॉरिडोर के अंदर। अब अर्मेनिया जो है ना उसके अंदर कंफ्लिक्ट हो गया, अर्मेनिया के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ लोग खड़े हो गए कि भाई तुमने ऐसा अलाउ क्यों करा अजरबैजान को, हमारा जब एरिया वो हम इंडिपेंडेंट होता या तो अजरबैजान के पास क्यों चला गया, पहले हमारे पास था 1993 के अंदर, फिर हमने कहते कहते हुए कि भाई ठीक है लड़ाई वड़ाई नहीं हो, हमने इंडिपेंडेंट बना दिया उसको, अब अजरबैजान ने लड़ाई करके हमसे ले लिया, और अब ये डील तुमने साइन कर दी कि हाँ ठीक है ये अजरबैजान का एरिया हो गया, और लाकिन कॉरिडोर के ऊपर क्या है रशियन पीस कीपर्स यहाँ पर खड़े हो गए, है ना। तो ये अर्मेनिया के लोग जो थे ना, अर्मेनिया ने यहाँ पर फिर सीज फायर जैसे करा तो वहां के लोग जो होंगे वो भड़क जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीज फायर जो डील साइन कराई थी रशिया ने, ठीक है, वो ये था कि बोथ साइड विल नाउ मेंटेन पोजीशन इन द एरियाज दैट दे करंटली होल्ड। तो इससे अजरबैजान को मजा हो जाएगा और अर्मेनिया का नुकसान हो गया। ठीक है, ऑल मिलिट्री ऑपरेशन आर सस्पेंडेड, रशियन पीस कीपर्स बाउंड्री पे रहेंगे, ठीक है, 5 ईयर तक नागरानो कारबाग की बाउंड्रीज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर लाकिन कॉरिडोर जो होगा उसको ओपन यहाँ पर करा जाएगा। ठीक है, ओपन रखा जाएगा लाकिन कॉरिडोर को। और एक और चीज बोला गया कि एक और ये क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को कांटेक्ट में लाना है, ठीक है, तो एक और कॉरिडोर यहाँ पे पर्सपेक्टिव कॉरिडोर यहाँ पर खोला जाएगा, जिसको यहाँ पर फाइनली नागरानो कारबाग से इसको ज्वाइन करा जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया भी यहाँ पर जिससे कि क्या हो, जिससे कि अर्मेनिया के लोग और अजरबैजान के अंदर नागरानो कारबा के लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांटेक्ट में रहे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। तो ये सब ये वाला एरिया था। अभी भी दिसंबर 2022 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो पीस कीपर्स थे ना उनसे बातचीत कर ली किसने, अजरबैजान ने, और अजरबैजान ने कहा कि पीस कीपर्स तुम थोड़ा साइड में जाओ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक पोस्ट बनाएंगे, और ये चेक पोस्ट यहाँ पर इन्होंने बना दी, और यहाँ पर ये बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन से लोग नागरानो कारबा में जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, मतलब एक तरह से इसके ऊपर कंट्रोल अब वापस किसके ऊपर हो गया, अजरबैजान के ऊपर हो गया। तो ऐसा बोला जा रहा है कि देखो ये रशिया जो है ना दैट इज बायस टुवर्ड अजरबैजान, पहले इसने कहा था कि लाकिन कॉरिडोर ओपन रहेगा और यहाँ पर
फ्री फ्लो होगा गुड्स का, सर्विसेज का, आदमी होगा, ठीक है। बट अब यहाँ पर चेक पोस्ट क्रिएट कर रहा है कौन? अजरबैजान क्रिएट कर रहा है, और रशियन पीस कीपर्स को उसने पीछे हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूल, फूड, वाटर तक यहाँ पर लोगों के पास नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए ये अभी न्यूज के अंदर है, ठीक है। तो ब्लॉकेड ऑफ लॉक-इन कॉरिडोर, ये न्यूज के अंदर अभी यहाँ पर रह रहा है। व्हाट इज लॉक-इन कॉरिडोर, ये मैंने आपको बता दिया। I hope this is clear to everyone. So this is all about today's class. I hope you enjoy this class. ठीक है। अंत करने से पहले मैं आपको वापस रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि किसी के पास कोई भी स्टूडेंट्स अगर इन वीडियोस को पसंद कर रहा है तो प्लीज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस वन, जिसको अपन प्यार से क्राउड फंडिंग कहते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा हमारे कोर्सेज भी हैं, ये कोर्सेज भी आप खरीद सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्सेज, मॉड्यूलर कोर्सेज, जिसके अंदर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोर्सेज कर लो, इसके अंदर से ही इस लेक्चर में से ही ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पे इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे ये कंप्लीट हो जाएंगे। 41 रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर है, जिसमें आपको स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स प्लस डेमो वीडियोस भी आप अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोर्स है, इसके अलावा ज्योग्राफी पे मॉड्यूलर कोर्स है, इसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी पे मॉड्यूलर कोर्स है। ये सारे के सारे, इवन आपका जो है एथिक्स पे मॉड्यूलर कोर्सेज है, सारे मॉड्यूलर कोर्सेज सारे सब्जेक्ट के हमारे पास अवेलेबल है, आप इनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।